ड्रामा की शुरुआत में हम सन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जिया होता है, जो देख नहीं सकती और बोलती है, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, अब मैं उसके बिना नहीं जी सकती। इसके बाद हम सन को देखते हैं जो किचन में कुकिंग कर रहा था और उसके साथ वह ब्लाइंड लड़की भी होती है। वह उससे पूछती है, तुमने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉग फैला दिया है। जिस पर सन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए फूड बना रहा हूँ। जिस पर वह उसे बोलती है, क्या तुम्हें वाकई फूड बनाना आता है? क्या मैं टेस्ट करके देख सकती हूँ? जिस पर सन बोलता है, मैंने इसकी स्टडी की है और सच में मुझे फूड बनाना आता है। फिर वह अपने फूड की तरफ देखता है जो जल चुका था और उसे कहता है, तुम थोड़ी देर और इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फूड बनाता हूँ, तुम जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? इसके बाद वह अपने फूड को सूंघ कर देखता है जो सच में बहुत बेकार बना था। इसके बाद वह फूड बाहर से ऑर्डर करता है और उसे लाकर दे देता है और उसे खिलाने लग जाता है, जिसे खाकर वह बोलती है, वाकई में तुमने इसे बहुत अच्छा बनाया है और अब से हम बाहर का ऑर्डर नहीं करेंगे, घर पर ही बनाकर खाएंगे। जिस पर वह बोलता है, हाँ सच में अब हम बाहर का ऑर्डर नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फूड बनाऊंगा। जिस पर वह बोलती है, तुमने आज किचन में बहुत अच्छी मेहनत की है तो मैं तुम्हारे लिए बर्तनों को साफ़ कर दूंगी। जिस पर वह उसे मना कर देता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से घर पर रहो और एंजॉय करो, ये सब मैं देख लूँगा और तुम यह बर्तन धोना और फूड बनाना सब कुछ मुझ पर छोड़ सकती हो। इसके बाद हम सन और उस लड़की को देखते हैं जो साथ में बाहर घूमने आए थे और वे साथ में एंजॉय करते हैं और टेस्टी फूड खाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी उनका पीछा करता है और उन्हें एक शॉप के बाहर खड़ा होकर देखता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वे दोनों एक पूल के पास बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं, जिस पर वह लड़की सन से पूछती है, मुझे अभी भी तुम्हारी जॉब के बारे में पता नहीं चला है कि तुम क्या करते हो। जिस पर सन बोलता है, मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ। जिस पर वह लड़की बोलती है, ये सुनने में बड़ा मज़ेदार लगता है और तुम्हें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती होगी, और जब मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें उन सब चीज़ों का पेमेंट कर दूंगी जो तुमने अब तक मेरे लिए किया है, और तब तक हम साथ में अच्छा खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और वे एक शूटिंग स्टार को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम सन और उस लड़की को एक घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर वह बोलती है, मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह घर काफ़ी बड़ा है और यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है। जिस पर सन बोलता है, हाँ यह वाकई में बहुत बड़ा है और जब हम यहाँ पर रहेंगे तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिस पर वह लड़की बोलती है, क्या सच में यह बहुत अच्छी बात है, और वैसे ये तुमने कितने का लिया है? जिस पर सन बोलता है, 5 मिलियन का। इस पर वह लड़की बोलती है, क्या सच में तुमने इतना महंगा घर खरीद लिया? कितना सारा पैसा तुमने अपने अकाउंट से दिया है? और वह उसे यह लेने से मना करती है, जल्दी से अब इस घर के बदले अपने पैसे वापस ले लो, हमें यह नहीं चाहिए। जिस पर सन बोलता है, जहाँ पर अभी तुम खड़ी हो तुम्हारे सामने यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। इसके बाद हम उसे ब्लाइंड लड़की को देखते हैं जो बैठकर चाय पी रही होती है और सोचती है, मुझे 7 दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे कुछ भी याद नहीं आया। इसके बाद वह घर के अंदर आ जाती है और वॉशरूम की तरफ जाती है जिसके अंदर पहले से ही सन था, और वह उसे देखकर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर वह लड़की बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर सन बोलता है, मुझे अभी शावर लेना है। यह सुनकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सन को अपने काम पर जाते हुए देखते हैं और वह लड़की उसके साथ होती है और बोलती है, जहाँ पर तुम काम करते हो वहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर एक कार भेजी है। जिस पर सन बोलता है, ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बस है जिसके अंदर 4-5 लोग बैठकर अपने काम पर जाते हैं, तुम अब घर पर रहो और आराम करो। इसके बाद वह कार में बैठ जाता है और सोचता है, तुम्हारे साथ रहते रहते और तुम्हारा ध्यान रखने से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। तभी उसका एक आदमी उससे पूछता है, अब तुम पर क्या मुसीबत आ गई है जो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का नाटक करना पड़ रहा है? क्या तुम भाभी को धोखा दे रहे हो? जिस पर सन बोलता है, क्या मैं उसे अपनी असली पहचान बता दूं जिससे वह हर रोज़ परेशानी में रहने लग जाएगी? जल्दी से अब मुझे उसके बारे में बताओ जो मैंने तुमको काम दिया था। जिस पर वोंग उसको एक फ़ाइल देता है और बोलता है, इस लड़की का नाम लिन है और वह बहुत रिच है, जिसको ज्वेलरी ब्रांड डिज़ाइनर के रूप में जाना जाता है, और वह लैम ग्रुप की CEO है और फोर्ब्स की रैंकिंग में टॉप 10 पर आती हैं,
और अब तुम्हें भी सिक्योरिटी गार्ड का नाटक बंद कर देना चाहिए और एक हेल्दी फूड चाहिए। जिस पर सन बोलता है, क्या तुम उसके बारे में और भी कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाहते हो? जिस पर वोंग बोलता है, मैंने अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में सुना है कि लिन की फैमिली में 7 दिन पहले उसकी मॉम का मर्डर हो गया था और यह सब सुनकर उसके स्टेप फादर जेंग कोमा में चले गए हैं और लिन का ठिकाना कहाँ है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला और अब उस ग्रुप को जेंग फैमिली के किसी सदस्य द्वारा मैनेज किया जा रहा है। जिस पर सन बोलता है, उस ग्रुप का जो करंट सीईओ है उसके बारे में पता लगाओ और इसके बाद वे दोनों वहाँ से चल देते हैं। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो एक आदमी से टकरा जाती है और वह पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर वह आदमी बोलता है, मैंने तुमको ढूंढ लिया। जिस पर जिया बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर वह कहता है, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? जिस पर जिया कहती है, मैं अपनी याददाश्त भूल गई हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं तुम कौन हो। इस पर वह आदमी कहता है, क्या सच में? कोई बात नहीं, तो चलो हम घर चलते हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर लाऊंगा। जिस पर जिया बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई और जब मेरे हस्बैंड घर पर आएंगे और मुझे नहीं पाएंगे तो उन्हें मेरी चिंता होगी। जिस पर वह बोलता है, क्या तुम सन की बात कर रही हो? वह ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वह हमारी फैमिली का एक दुश्मन है। जिस पर जिया बोलती है, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और अब तुम मेरे पीछे मत आना। ऐसा बोलकर वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह आदमी उसे बेहोश कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सन घर पर आता है और वहाँ पर जिया की स्टिक देखता है और वहाँ पर कुछ सामान टूटा हुआ गिरा था, जिसे देखकर वह परेशान हो जाता है और सब चेक करने लगता है। इसके बाद वह अपनी कार लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वह उससे बोलती है, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गए हो? मेरे हस्बैंड मेरी चिंता कर रहे होंगे, मुझे घर जाने दो। और वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और यह तुम्हारा घर है, तुम अभी अपने घर में ही हो। और इसके बाद वह अपनी नौकरानियों से बोलता है, जल्दी से एक साफ़ कपड़ों का सेट लेकर आओ और चेंज करो। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जो उसे आदमी को बोलती है, तो उसको ज़िंदा वापस क्यों लेकर आए हो? आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह बोलता है, तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ उसे करो। जिस पर वह बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस आपके लिए परेशान थी। जिस पर वह बोलता है, जिया की मेमोरी चली गई है और तुम उसके सामने कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। क्या तुमको समझ आ गया? और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जो जिया को मारने आती है, लेकिन सन वहाँ पर आ जाता है और वह उसे बचा लेता है। तभी वह अपने सामने एक आदमी को देखता है जो अपना फेस छुपा रहा था, लेकिन वह उसका मास्क हटा देता है और वह उसका आदमी वोंग होता है। सन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वह बोलता है, मेरा यहाँ पर कुछ सामान छूट गया था जिसे मैं वापस लेने आया था, और अपनी बकवास करने लगता है, जिस पर सन उसे चुप करा देता है। इसके बाद हम हैंग को देखते हैं जिसके पास उसका आदमी आकर बोलता है, हमें माफ़ कर देना, हम उसे संभाल नहीं पाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे ले जाता है। ये सुनकर हैंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम सब कामचोर हो, अब जो करना है मैं ही करूँगा। इसके बाद हम सन और जिया को देखते हैं जहाँ पर सन उसे अपने साथ घर ले जा रहा था। तभी उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उससे कार कंट्रोल नहीं होती। तब जिया पूछती है, यह तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वह बोल देता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। और फिर वह टॉपिक बदल कर वोंग की बात करता है और बोलता है, वैसे वह दिखने में थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन अगर जब मैं तुम्हारे आसपास न रहूं तो तुम वोंग से मदद ले सकती हो, और उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर एक आदमी आकर उसकी कार से उसकी कंपनी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट निकाल लेता है। इसके बाद हम सन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बचा नहीं पाता और सन अब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वह सब कुछ देखने लग जाती है। जिस पर डॉक्टर उसे बोलते हैं, आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल हो गया है। यह सुनकर वह डॉक्टर से बोलती है, जिसने मुझे आंखें डोनेट की हैं, मुझे बताओ वह कौन है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं,
यह एक सीक्रेट है, हम आपको डोनर का नाम नहीं बता सकते। जिस पर जिया बोलती है, तो फिर मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? तो उनको बुला दीजिए, उनका नाम सन है। यह सुनकर डॉक्टर चौंक जाते हैं और उसे बताते हैं वह अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत 1 घंटा पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर जिया पागल हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए अपने रूम से निकल जाती है और पूरे हॉस्पिटल में उसको ढूंढने लग जाती है। फिर वह एक रूम में चली जाती है जहाँ पर सन की डेड बॉडी होती है। जिया सन के फेस से कपड़ा हटाती है और बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है, तुम मुझको छोड़ के नहीं जा सकते, और अपना पास्ट के कुछ मोमेंट्स याद करती है जहाँ पर सन उसको प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसके साथ मैरिज करेगा और सारी उम्र उसको प्रोटेक्ट करेगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जिया बहुत ज़्यादा रो रही थी और सन से बोल रही थी, तुमने मुझको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, तुम मुझको छोड़ के नहीं जा सकते, और बहुत ज़्यादा रोती है और उसको बार बार आंखें खोलने को कहती है। तभी यहाँ पर सन के डैड आते हैं और जिया से कहते हैं, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, और उस पर बहुत चिल्लाते हैं। वो उसको 50 मिलियन का कार्ड देते हुए कहते हैं, इसको लो और यहाँ से चली जाओ अपने बच्चे के साथ। जिसके बाद जिया सन की तरफ देखती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम फादर बनने वाले हो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। सन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। जिया भी फाइनली हार मान लेती है और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कपड़े से सन का फेस ढक देती है। अब हम अगले सीन में सन के फादर को देखते हैं। उनके सामने हैंग खड़ा था और वो उन पर चिल्ला रहे थे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छुपाने की? जिस पर वो कहते हैं, बकवास नहीं करो, वो मेरे बेटे के होने वाले बच्चे की माँ है। हैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सन के डैड एक फ़ोटो उठाते हैं जिसमें सन और उसका जुड़वा भाई था। अब हम सन के डैड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उनका दूसरा बेटा सॉन होता है और वो उसकी केयर कर रहे थे। तभी उसे होश आ जाता है और उसके डैड ये देखकर हैप्पी हो जाते हैं, पर सॉन उनसे बोलता है, आप हैं कौन? जिस पर वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, और वो उसको बताते हैं कि उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, उसके जुड़वा भाई ने उसको दिल दिया है। वो कहता है, मेरा भाई कहाँ है डैड, बताइए। तो वो बताते हैं वो मर चुका है। तभी यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम वू जिन होता है। वो सॉन को देखकर बहुत हैप्पी होती है। डैड कहते हैं, क्या तुमने इसको पहचाना? ये वू जिन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और इससे तुम्हारी मैरिज तय हुई है। वू जिन सॉन को हक कर लेती है और बोलती है, मैंने 6 साल से तुम्हारा वेट किया है, तुम समझ नहीं सकते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अब हमको 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सोन अब कंपनी को खुद ही संभालने लगा है। वो कार से उतरता है, असिस्टेंट उनको उनका शेड्यूल बताता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो अपनी डॉटर लिली के साथ होती है। लिली गेम खेल रही थी कि तभी जिया अपने फ़ोन में सोन का इंटरव्यू देखती है तो उसको लगता है कि वो सन है। ये देखकर वो तो शॉक हो जाती है। अब हम सोन के डैड को सोन के ऊपर चिल्लाते हुए देखते हैं। वो बोलते हैं, तुमको मैंने ये सब करने से मना किया था ना, तो तुमने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू क्यों दिया? जिस पर वो कहता है, ये मेरी ट्रिक है, मैं अपने बिजनेस को और ऊंचा ले जाना चाहता हूँ। और वो उनको अपनी सारी ट्रिक्स बताने लगता है, जिसके बाद उसके डैड एकदम शांत होकर सुन रहे थे। जैसे ही सोन की बातें पूरी होती हैं, उसके डैड एक फाइल लेकर उसे मारने भागते हैं। अब हम सोन को एक पार्किंग में खड़े देखते हैं जहाँ पर उसके हैंड में फ्लावर थे और वो वू जिन का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी मीटिंग लिली से होती है। लिली बोलती है, अंकल आप बहुत हैंडसम हो। सोन भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम भी बहुत क्यूट हो। वो लिली से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है, मैं अपनी मॉम का वेट कर रही हूँ। और वह उससे पूछती है, आप किसका वेट कर रहे हो? जिस पर वह कुछ बोल पाता कि तभी वहाँ पर वो जिन आ जाती है और वह उससे पूछती है, यह बेबी किसकी है? जिस पर सोन कहता है, मैं नहीं जानता, ये मुझे अभी अभी मिली है, पर यह बहुत क्यूट है। पर वह जाने से पहले उसे बाएं बहुत प्यार से बोलकर जाता है। तभी पीछे से जिया आ जाती है। लिली उसको बताती है, मॉम मैं उन हैंडसम अंकल से बात कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जिस पर वह बोलती है, चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। इसके बाद जिया लिली को घर पर ड्रॉप करती है और कहती है, क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? जिस पर वह बोलती है, हाँ। तो जिया कहती है, तो हम फाइनली तुम्हारे फादर से मिलेंगे। इसके बाद हम सोन को कार में देखते हैं। तभी इस कार के साइड से जिया गुजरती है तो वह कार की विंडो में अपना फेस देखने लगती है और अपना मेकअप ठीक करने लगती है। यह देखकर सोन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है।
जिया लिपस्टिक लगा ही रही होती है कि वह विंडो को नीचे कर देता है, जिससे लिपस्टिक उसके लिप्स के बजाय गाल पर लग जाती है और बेचारी का फेस ही उतर जाता है। सोन उसको टिश्यू पेपर देता है। टिश्यू पेपर लेते हुए तभी उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ती है। वह उससे पहले कुछ बोल पाती वह वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह जल्दी से उसका पीछा करती है और सोन बिजनेस के सिलसिले में एक कंपनी में जाता है। वह एक मीटिंग में पहुँचता है जहाँ पर होंग पहले से मौजूद था और वह भी यहाँ पर मीटिंग के लिए आया था। हम यहाँ पर मिस्टर वांग को देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन है और ये दोनों ही कंपनियाँ इनको अपने डिज़ाइंस दिखाकर इनसे प्रोजेक्ट लेना चाहती थीं। ये दोनों ही अपने डिज़ाइंस दिखाते हैं। जब मिस्टर वांग डिज़ाइन देख रहे थे तब होंग सोन से कहता है, तुम्हारा भाई भी दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, पर वह थोड़ा सा बेवकूफ़ था और वैसे भी उसने मेरे लिए एक हारे हुए जनरल की तरह काम किया था। जिस पर सोन सामने से कहता है, मैं अपने भाई जितना अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी को ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ और हमारी कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है ज्वेलरी बनाने के लिए। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि उसी कंपनी में आ चुकी थी, पर उसे बाहर ही रोक लिया जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। वह अपना नाम बताती है पर वह उसे बाहर जाने को कहते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसे वह आंटी कहती है और बोलती है, मुझे अंदर जाना है, पर वह लेडी उसके हैंड को झटकती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। इसीलिए जिया जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। गार्ड भी उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ हम मीटिंग में देखते हैं जहां पर मिस्टर वांग घोषणा करते हैं कि वह होंग ग्रुप को अपना प्रोजेक्ट देंगे। वह होंग से हैंडशेक करने ही वाले थे कि पीछे से जिया कहती है, ऐसा मत कीजिए। वह अंदर आती है। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम हो कौन? जिया को देखकर तो होंग शॉक हो जाता है। जिया कहती है, मैं अपने इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। मेरा नाम जिया है, मैं एक डिज़ाइनर हूँ। पहले मैं हुन ग्रुप में काम किया करती थी, एक ज्वेलरी डिज़ाइनर के रूप में, पर मैंने और मेरी टीम ने वहाँ से काम छोड़ दिया और हमने WIC ग्रुप को ज्वाइन किया। ये सुनकर सोन शॉक होता है और वह असिस्टेंट से पूछता है, ये कौन है? जिस पर असिस्टेंट उनके कान में कुछ बताता है। जिया बोलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि होंग ग्रुप के पास आपकी प्रोजेक्ट को पूरा करने की क्षमताएं नहीं हैं, सिर्फ WIC ग्रुप ही यह कर सकता है। जिस पर मिस्टर वांग कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद होंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उन सबके वहाँ से जाते ही सोन उठने लगते हैं, पर जिया तो उसके ऊपर ही गिर जाती है और कहती है, हाय हनी। पर तभी पीछे से होंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जिस पर जिया सोन से कहती है, तुम टेंशन मत लो, इसको मैं हैंडल कर लूँगी। और फिर वह पीछे की तरफ घूमती है और कहती है, मैंने झूठ क्या बोला? मैंने सच ही बोला है, तुम में वह काम करने की क्षमता ही नहीं है। ये सुनकर होंग को गुस्सा आता है और वह कहता है, मेरे साथ घर पर चलो, और उसका हैंड पकड़ लेता है। जिस पर सोन उसे बचाता है और कहता है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, और फिर जिया के शोल्डर पर हैंड रखकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब ये लोग बाहर करके पास आते हैं, जहाँ पर आते ही जिया कहती है, मेरे हस्बैंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोन कहता है, क्या मैं आपको कहीं पर ड्रॉप कर दूँ? जिस पर जिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ घर पर चलूँगी। इसके बाद वह उसको घर पर लेकर आता है। घर के अंदर आते ही जिया सोन को हग करने स्टार्ट कर देती है। वह उसे किस करने वाली थी, पर सोन से रोकता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ, पहले मेरी बात सुनो। आप जो समझ रही हैं, मैं वह नहीं हूँ। जिस पर वह शॉक होते हुए उसे देखती है और कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? जिस पर सोन कहता है, मैं आपका हस्बैंड सोन नहीं हूँ, मैं उसका जुड़वा भाई सोन हूँ। यह सुनकर तो वह कहती है, क्या तुम्हारा माइंड खराब हो चुका है? जिस पर वह कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। जिस पर वह उसकी बॉडी पर उसका बर्थमार्क देखने का ट्राई करती है। वह उसकी शर्ट खोलने लगती है, पर सोन उसे रोक देता है और कहता है, मेरे पास कोई भी बर्थमार्क नहीं है। जिस पर वह कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? वह कहता है, यही सच है, और बोलता है, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर वह घर के अंदर जाने लगती है। सोन से रोककर उसका हैंडबैग पकड़ता है और कहता है, आप कहाँ जा रही हैं? वह कहती है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। जिस पर वह सोचता है, हम दोनों इससे पहले कभी मिले भी नहीं, तो यह इस तरह से मुझसे बात कैसे कर सकती हैं? इसके बाद हम रात को सोन को सोते हुए देखते हैं। तभी गेट खुलता है और रूम के अंदर जिया आती है, जिसने नाइटी पहनी हुई थी, और वह चुपचाप आकर बेड पर लेट जाती है और वह सोन के शोल्डर पर हैंड रखती है और फिर धीरे धीरे अपना हैंड उसकी टी शर्ट के अंदर घुसाने लगती है।
सोन को जब फील होता है कि कोई उसे टच कर रहा है तो जल्दी से उठ जाता है और घबरा जाता है। ऑर्डर कर चिल्लाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं तो बस देखने का ट्राई कर रही थी। जिस पर वह कहता है, पर क्या आधी रात को तुम मेरे रूम में क्यों हो? वह कहती है, मैं तो बस सोने आई थी। जिस पर सोन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह बाय मिस्टेक उसके नेक पर हैंड रखता है और गला दबा देता है। जिस पर वह कहती है, तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? वह माफ़ी मांगता है पर जिया उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाती है, जिससे वह घबरा जाता है और कहता है, मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ सिस्टर इन लॉ। वह कहती है, दोबारा बोलना जो तुमने अभी कहा। इस पर कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ करना। वह कहती है, नहीं, एक बार फिर से बोलो, तुमने क्या कहा? वह कहता है, प्लीज़ भूल जाओ। जिस पर वह कहती है, सिस्टर इन लॉ कितना प्यारा लगता है जब तुम बोलते हो। जिस पर वह ओके बोलता है, पर तभी वह उसकी आंख पर ज़ोर से मारती है और कहती है, बेवकूफ़ इंसान, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यह कहता है, यह मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और अपनी आंख पकड़कर बेचारी रोने लगता है। इसके बाद हम सोन को वॉशरूम में देखते हैं और वह अपनी आंखों को देखते हुए कहता है, वह कितनी ज़्यादा बुरी है, वह इस तरह से मुझे कैसे मार सकती है। इसके बाद वह अपनी बॉडी पर बर्थ मार्क देखने लगता है, पर उसकी बॉडी पर कोई मार्क नहीं था। और तभी वॉशरूम के अंदर जिया आ जाती है, जिसे देखकर वह ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? वह कहती है, क्योंकि मुझे शॉवर लेना है। जिस पर सोन बोलता है, तो फिर तुम दूसरी बाथरूम में जा सकती हो। जिस पर वह उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और वहीं पर रखा एक तौलिया उठाकर कहती है, क्या यह तौलिया तुम्हें याद है? और लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर वह तौलिए में से सोन का एक हेयर निकाल लेती है और कहती है, मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी अपनी बेटी के साथ, और यह कंफर्म करके रहूंगी तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर उसके जुड़वा भाई। इसके बाद नेक्स्ट डे हम इन्हें दोनों पुल के पास खड़े हुए देखते हैं, जहां पर सोन जिया को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है, इसको साइन करो। वह पूछती है, यह क्या है? जिस पर सोन कहता है, यह कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। जिया रूल बुक पढ़ती है। फर्स्ट रूल था, हम दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। जिस पर वह कहती है, मैंने कब तुम्हारी प्राइवेसी में दखल दिया? जिस पर वह कहता है, मैं जानता था तुम यही बोलोगी, इसीलिए ध्यान से देखो, नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर रात में यह लड़की सोन के रूम में घुस आई थी। इसके बाद वह सेकंड रूल पढ़ती है, जिसमें लिखा था, एक दूसरे की रहने की जगह पर घुसना साफ मना है। जिस पर कहती है, मैं तुम्हारे रहने वाली जगह पर कब घुसी? जिस पर सामने से सोन बोलता है, मैं जानता था तुम यही बोलोगी, इसीलिए ध्यान से पढ़ो, तुम किस तरह से मेरी वॉशरूम में घुसी थी। इस पर तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तीसरा रूल पढ़ती है, जिसमें लिखा था, सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट दो। यह पढ़ते ही तो उसका माइंड ख़राब हो जाता है और वह कहती है, मैंने तुम्हें कब रिस्पेक्ट नहीं दिया? जिस पर सोन अपनी आंख दिखाते हुए कहता है, यह देखो रिस्पेक्ट का नतीजा। वह गुस्से में उसे फाइल को फ़ोन को पकड़ देती और कहती है, तुम पागल हो चुकी हो। सोन पूछता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी? वह इनकार करती है। जिस पर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं असिस्टेंट को बोलता हूँ कि वह सब कुछ मैनेज करें और तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढने को बोलता हूँ। वह जाने लगता है, पर तभी जिया उसे रोक कर कहती है, ठीक है, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। साथ ही वह सोन से कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें जितना भी परेशान किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे से तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट डे हम सोन को कंपनी में मैनेजर के साथ देखते हैं, जहाँ पर यह दोनों बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी कैबिन के अंदर जिया आती है और वह असिस्टेंट को देखती है। असिस्टेंट वहाँ से बाहर चला जाता है और जिया उसी को देख रही थी। सोन से पूछता है, क्या देख रही हो? तो वह बताती है, मैं बस उस आदमी को देख रही थी। अब सोन पूछता है, तुम यहाँ आई क्यों हो? वह अंस करती है, मुझे यहाँ डिज़ाइनिंग टीम में वर्क चाहिए। जिस पर सोन बोलता है, अभी तो मेरी सिक्योरिटी की पोस्ट खाली है, तुम चाहो तो अप्लाई कर सकती हो। जिस पर वह नकार करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में ही काम करना है। जिस पर वो बोलता है, ठीक है, अभी जो हैंडसम आदमी यहाँ से गया उससे बात करो। वह भी जाने को बोलता है। वह भी जाने लगती है, पर फिर रुक जाती है और बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यही सेक्रेटरी की जॉब कर लूँ। वैसे मुझे क्या क्या काम करना होगा? सोन बोलता है, पहले तो मुझे कॉफ़ी चाहिए, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जिस पर जिया बोलती है, कौन सा फ्लेवर? इस पर सोन मुंह बनाते हुए बोलता है,
स्मॉल स्ट्रॉबेरी, जिस पर जिया शॉक होते हुए बोलती है, स्ट्रॉबेरी? ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अब वो थोड़ी देर बाद एक बोतल में कॉफ़ी लेकर आती है। बेचारा सोन शॉक होकर उसे देखता है और बोतल को टेबल पर रख लेता है और उसे जाने को बोलता है, पर जिया जाने के बजाय सोन को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। जिस पर सोन बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर जिया कहती है, मैं तो सिर्फ तुमको देख रही हूँ। जिस पर सोन कहता है, तुम इस तरह से देखते हुए बड़ी ही बकवास लग रही हो, इसलिए जाओ यहाँ से। वह जाने लगती है। उसका हैंड बोतल पर लग जाता है। बोतल गिरने वाली थी, पर सोन उसे पकड़ लेता है, जो कि जिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए जानबूझकर वह बोतल पर फिर से हैंड मारती है, पर एक बार फिर से हमारा हीरो बोतल पकड़ लेता है। फिर से वह वैसा ही करती है। फिर से सोन बोतल पकड़ लेता है। वह कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर फिर से पीछे मुड़कर बोतल पर हैंड मार देती है और इस बार बोतल गिर जाती है। जिस पर वह कहता है, तुम पागल हो चुकी हो। पहले तो तुम मेरे लिए कॉफ़ी इस बोतल में लेकर आई। बोतल में कॉफ़ी कौन देता है किसी को? और वह उसे वहाँ से जाने को कहता है। वह जाने लगती है, पर तभी सामने से वो जिन आती है, जिन्हें देखकर जिया वहीं रुक जाती है। सोन जैसे ही वो जिन को देखता है तो कहता है, क्या तुम ठीक हो? पर वह तो उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने इतनी जल्दी नई सेक्रेटरी भी हायर कर ली? वह कहता है, हाँ। तभी जिया भी बीच में आ जाती है और कहती है, तुम इसे क्यों मार रही हो? पर वो जिन उसे इग्नोर करते हुए सोन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नई सेक्रेटरी हायर करने की? जिस पर वह कहता है, क्योंकि तुमने रिजाइन दिया था। वह कहती है, अगर मैं रिजाइन दूंगी तो तुम मुझे रिजाइन देने दोगे? तुमसे रोका नहीं जाएगा? जिस पर सोन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। तब वह गुस्से में और भी ज़्यादा उस पर चिल्लाती है। तभी जिया बोलती है, आखिर यह लड़की है कौन और यह इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है? जिस पर वो जिन उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, मैं इसकी फियोंसे हूँ। यह सुनते ही जिया शॉक हो जाती है और सोन की तरफ देखती है, जिस पर वह कहता है, हाँ है, पर पूरी तरह से नहीं। यह सुनते ही वो जिन बोलती है, पूरी तरह से नहीं? इसका क्या मतलब? क्या तुम पागल हो गए हो? वह कुछ बोल पाता, तभी जिया भी उसे थप्पड़ मारती है। यह देखकर वो जिन को गुस्सा आता है और वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की? और वह सोन को पकड़ती है, पर तभी जिया भी उसे पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है हमारे हीरो को लेकर कि तूने इसको टच कैसे किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई टच करने की? यह दोनों ऐसे ही चिल्ला रही थीं और घमासान युद्ध कर रही थीं। असिस्टेंट आकर जिया को बाहर ले जाने लगता है, पर जाने से पहले वह बोलती है, मैं तुम्हारा बर्थमार्क देखना चाहती हूँ। यह सुनकर तो वो जिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। असिस्टेंट जिया को बाहर लेकर आ जाता है और कहता है, बर्थमार्क का जिक्र मत कीजिए, और कहता है, वो जिन सोन के पीछे पिछले 8 सालों से है। इसके बाद वह असिस्टेंट से कहती है, मुझे सच्चाई बताओ। जिस पर असिस्टेंट बताता है, 8 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें सुन की डेथ हो गई थी, और क्योंकि सोन को हार्ट की ज़रूरत थी, इसलिए सुन का हार्ट सोन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसलिए वे आपको जो समझ आ रहे हैं वे वह नहीं हैं, वह एक दूसरा ही इंसान है, वह आपके हस्बैंड नहीं है। ये सुनकर जिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और वह वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट के पास कॉल आती है। वह कॉल पर बात करता है और कहता है, आपको क्या लगता है कि यह सही है, जिसकी वजह से सबकी लाइफ पर बहुत ही गहरा असर हो रहा है, पर जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, और कॉल काट देता है। उसकी सारी बातें छिपकर सोन सुन लेता है और फिर वह कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा यह सब क्या हो रहा है। जब मेरी आंखें खुली थीं तो डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया था, पर फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आखिर मेरे भाई की डेथ के पीछे का राज क्या है? इसके बाद हम उसे घर पर देखते हैं। वह किसी से कॉल पर बात कर रहा था और पूछता है, क्या हुआ है, तुम्हें कुछ मिला है क्या? पर सामने से जवाब मिलता है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सोन कहता है, क्या उन डॉक्टरों के बारे में पता चला जिन्होंने मेरे भाई का एक्सीडेंट के समय पोस्टमार्टम किया था? पर सामने से जवाब आता है कि नहीं पता चला, कोई भी नहीं मिल रहा। जिस पर वह कहता है, तो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू रखो, जब तक पता नहीं चल जाए तब तक हार मत मानना। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे यह हॉस्पिटल में जाता है एक बड़ा सा सूटकेस लेकर। वह डॉक्टर के पास जाता है और सूटकेस में से टूथब्रश निकाल कर देता है और कहता है, इसमें से DNA टेस्ट आपको करना है, हो सके तो आपका यह काम जल्दी हो जाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, जल्दी हो जाएगा। वह बाहर निकल जाता है।
दूसरी तरफ से जिया भी चुपचाप डॉक्टर के केबिन में आती है और डॉक्टर की तरफ इशारा करती है चुप रहने का। वह चेयर पर बैठ जाती है और अपनी बेटी और सोन का हेयर देकर डीएनए टेस्ट करने को कहती है। अब नेक्स्ट डे हम सोन को कंपनी में देखते हैं। उसके केबिन में जिया आती है। वह जिया से कहता है, ओशन ग्रुप के साथ मीटिंग है तो तुम वह अटेंड कर लेना, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे बाहर जाना है। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह जल्दी से फ़ोन को पलट देता है और जिया को बाहर जाने को कहता है। वह बाहर जा रही होती है। उसके फ़ोन पर भी मैसेज आता है कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। वह वापस आती है और कहती है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिस पर सोन भी कहता है, मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है। इसके बाद हम देखते हैं सोन हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उसने अपने और अपने डैड का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिनके टेस्ट के हिसाब से वह अपने डैड का ही बेटा था। वह बाहर आता है, उसको जिया मिलती है। जिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह घबरा जाता है। उसके हैंड में रिपोर्ट देखती है और छीनने की कोशिश करती है, पर वह उसे नहीं देता और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहती है, दरअसल मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पर फिर वह सामने से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बताओ। जिस पर वह कहते हैं, मेंस प्रॉब्लम। यह सुनकर वह हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या तुम्हारा इलाज अच्छा चल रहा है? इस पर वह कहता है, चुप हो जाओ, ये बकवास बातें मत करो। और फिर वह स्टोमक पेन का नाटक करने लगती है। सोन उसको आगे की तरफ ले जाता है। हम पीछे वो जिनको देखते हैं जो उनकी बातें सुन रही थी और उसके हैंड में डीएनए रिपोर्ट थी। इसके बाद वह सीधा सोन के डैड से मिलती है और उनके सामने रिपोर्ट रख देती है। रिपोर्ट को देखकर वह उसे 10 मिलियन देते हैं, पर वह पैसे लेने से इनकार करती है। वह 30 मिलियन देते हैं। वह फिर से इनकार करते हुए कहती है, मैं इस परिवार की बहू बनना चाहती हूँ। जिसको कहते हैं, बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो। पर वह कहती है, यह जो राज है, अगर यह बाहर आ गया तो आपके साथ क्या होगा, ज़रा सोचकर देखिए। जिस पर वह कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वह कहती है, आप क्या चाहते हैं? जिस पर वह कहता है, मैं चाहता हूँ कि वह लड़की मेरे बेटे से दूर रहे। जिस पर वह कहती है, आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट डे हम उसको कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वह जिया पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसने जो ज्वेलरी के डिज़ाइन बनाए हैं वह किसी और आर्टिस्ट से चोरी किए हैं। वह उनकी कंपनी का नाम डुबाना चाहती है। वह उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी। तभी यहाँ पर सोन जाता है। वो जिन सोन से भी कहती है, यह लड़की धोखेबाज और साथ ही यह प्रोस्टिट्यूट भी है, इसने डिज़ाइंस कॉपी किए हैं, इसको कुछ भी नहीं आता। पर उल्टा सोन उसी को डांट देता है और जिया को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट डे हम सन को एक मैक्स नाम के आदमी के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं। मैक्स उसके गेम्स से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है। जिस पर सोन कहता है, तो क्यों ना हमें काम की बात करनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड। जिसके बाद वह ओके बोलता है। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है और साथ ही यहाँ पर हांक भी आता है। जिया भी गेम खेलने लगती है और मैक्स भी उसके पास आ जाता है, पर वह जिया को इधर उधर टच करने लगता है। वह जो कहती है कि थोड़ा दूर रहिए, तो उसके और ज़्यादा करीब आ जाता है। यह देखकर हांग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सोन मैक्स पर हैंड उठाता है, पर मैक्स उसका हैंड पकड़ लेता है। कहता है, तेरा कॉर्पोरेट करियर ख़त्म, क्या चाहते हो तुम, ये डील न मिले? इस पर वह कहता है, मैं तुम्हारी डील को लात मारता हूँ, और जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हांग मैक्स के साथ डील कर लेता है। अब हम इन्हें दोनों को रोड पर देखते हैं। जिया कहती है, आज सब कुछ मेरी वजह से ख़राब हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से लाखों का लॉस हो गया। जिस पर वह कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वह इंसान ही पागल था, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, सब हैंडल कर दूँगा। और वह उसको डोनट्स खाने को देता है। वह डोनट खाती है तो उसको सन की याद आ जाती है। इसके बाद वह सोन को डोनट खाने के लिए देती है। जब वह खाता है तो वह कहती है, यह कैसा लगा? वह कहता है, यह अच्छा है, स्वीट है, इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है। जिस पर वह याद करती है, जब उसने सन के साथ डोनट खाया था तो उसने बोला था, क्या इसमें वेजिटेबल्स होते तो ज़्यादा मज़ा आता। इसके बाद वह स्माइल करती है। अब हम नेक्स्ट डे जिया को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वह अपना काम कर रही थी। उसके पास सोन आता है और कहता है, क्या तुम्हारा काम अच्छे से हो रहा है? वह कहती है, हाँ,
एकदम अच्छा हो रहा है। जिस पर वह कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं तुम्हें एक नया स्पेस दूंगा जहाँ पर तुम आराम से बैठकर काम कर सको। क्योंकि उसके पास बैठे हुए इंसान गेम्स खेल रहे थे, वह उसको अपने केबिन में लेकर आता है और वहाँ पर बैठकर काम करने को कहता है। वह मना करती है, पर वह कहता है, बिल्कुल नहीं, यहीं पर बैठकर काम करो, यहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं वह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाती है। सोन जब आता है तो देखकर कहता है, देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरा फेस देखकर तुम्हें अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा, देखो डिज़ाइन कितना अच्छा बनाया। जिसको वह कहती है, बकवास बंद करो, ये मेरा खुद का दिमाग है, तुम्हारा फेस देखकर किसको क्या मिलेगा। अब हम नेक्स्ट डे सोन को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं, रिपोर्ट आ गई है। वह बोलता है, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर कहता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये सुनकर तो शॉक हो जाता है, पूछता है, ये ठीक कैसे होगा? डॉक्टर, कैसे? सर्जरी करनी पड़ेगी? इसके बाद वह रूम में आता है और रूम के अंदर और कोई नहीं बल्कि जिया होती है। जिया कहती है, क्या हुआ? वह उससे थोड़ा सा नाराज़ होता है, कहता है, क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? वह कहती है, बिल्कुल नहीं। वह कहता है, झूठ मत बोलो, तुम हो और मुझसे छिपा रही हो। कहती है, तुम पागल हो चुके हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं। हम कहते हैं, हमें माफ़ करिएगा, ज़रा सा रिपोर्ट चेंज हो गई थी, इनको सिर्फ स्टोमैक में इन्फेक्शन हुआ है उल्टा सुल्टा खाने की वजह से। जिस पर वह कहता है, तो यह प्रेग्नेंट नहीं है? डॉक्टर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर वह थोड़ी सी शॉक होती है और स्माइल भी करती है। अब हम देखते हैं वह यहाँ पर भी अपना काम कर रही थी, पर फाइनली वह डिज़ाइन बनाते बनाते थक जाती है तो उनको उठने को बोलकर खुद सो जाती है। जब वह सो जाती है तो सोन उसका डिज़ाइन देखता है और इसके बाद उसके गाल पर किस करता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों कंपनी में आते हैं जहाँ पर जिया अपने काम करने जाने लगती है, पर सोन उसको रोक कर बोलता है, तुमने बेल्ट ठीक से नहीं पहनी है, और उसकी ड्रेस की बेल्ट ठीक करता है। इसके बाद जब वह अपने काम करने वाली जगह पर आती है तो सभी उसका वेलकम करते हैं। अब वह बैठकर अपना काम करने लगती है और तभी वह फ़ोन में वीडियो देखती है जहां पर उसे पता चलता है कि होंग के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। प्रोडक्ट देखकर तो शॉक हो जाती है। इसके बाद वह होंग को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है। वह कहता है, आज तुमने मुझसे मिलने क्यों आई हो? तो कहती है, आज क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। स्माइल करता है। वह कहती है, तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। कहता है, हाँ बिल्कुल। वह कहती है, तुमने वह कैसे बनाए? वह कहता है, टीम ने बनाए हैं। पर तभी वह अपने डिज़ाइन सामने रखते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, वह मेरे डिज़ाइन हैं। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने वह सभी डिज़ाइन उसको सेल कर दिए थे। तभी यहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और वह उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और उससे अपना प्रोजेक्ट भी छीन लेता है। अब हम इन ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और उन्हें बहुत सारे पैसे देता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम ऑफिस के दो कर्मचारियों को देखते हैं जो बात कर रहे थे, अब हमारा क्या होगा और अब हम अपने शेयर किसको बेचेंगे। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और बोलता है, अगर तुमको बेचने हैं तो ख़रीदार मैं बन जाता हूँ। और उनके सामने पैसों से भरा ब्रीफकेस रख देता है और उनको खोलकर दिखाता है, इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। इसे देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम सन को देखते हैं जो अपने डैड के पास आकर बोलता है, मुझे कभी कभी शक होता है कि मैं सन नहीं हूँ और मेरे पास कोई बर्थ मार्क नहीं है और मुझे मेरी पिछली मेमोरी भी याद नहीं है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुमको ऐसी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम सन नहीं हो सकते, तुम इकलौते हो और तुम्हारी मैरिज होने वाली है। जिस पर सन बोलता है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि मेरी मैरिज किसके साथ होने वाली है। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम्हारी मैरिज होने वाली है और अब तुम ऐसे समय पर यह बेकार की बातें मेरे सामने नहीं करोगे। इसके बाद हम सन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की उसको होटलों की कुछ फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है, तुमको क्या लगता है हमें कैसे जगह पर मैरिज करनी चाहिए? और तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वह बोलती है, जाने से पहले मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने रिज़ाइन दे दिया है। जिस पर सन बोलता है, मैं जानता था। और जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वह लड़की उसको रोक लेती है और बोलती है, मेरे पास तुम्हारे रिज़ाइन की कोई रिपोर्ट नहीं है। तुम क्या इस ऑफिस को अपना घर समझती हो? तुम जब चाहो आओगी और जब चाहो चली जाओगी।
जिस पर जिया बोलती है, क्या फिर यह तेरा घर है? यह सुनकर वह लड़की उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन सन उसको रुकने के लिए बोलता है। तभी वह लड़की बोलती है, वैसे भी तुमने अपनी पोजीशन खो दी है, अब तुमको कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा? और वह जानबूझकर अपना शोल्डर जिया से टकराती है, जिस पर जिया बोलती है, तुम एक बेवकूफ़ हो, और सन को बोलती है, तुमको हैप्पी वेडिंग और तुम्हारे आने वाले बच्चे को भी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह लड़की सन के पास आकर बोलती है, वह कितनी बदतमीज़ है और कितनी ज़्यादा अरोगेंट है। जिस पर सन बोलता है, तुमको अपना काम ठीक से तो होता नहीं है, और तुमसे आज हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट खो गए और मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमको कुछ कह नहीं सकता। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जिया को बाहर देखते हैं, जिसके पीछे वोंग आता है और बोलता है, आप रिजाइन देकर ऐसे कैसे जा सकती हैं? जिस पर जिया बोलती है, तुम बहुत अजीब हो, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से जीऊँ? जिस पर वोंग बोलता है, वह दूसरा भाई क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? जिस पर जिया बोलती है, मैं यह और नहीं झेल सकती, मैं जब भी उसका चेहरा देखती हूँ मुझे सन दिखाई देता है। जिस पर वोंग बोलता है, वह चला गया है और तुमको भी अब उसको भूल जाना चाहिए और अब तुमको उसके जुड़वां भाई के साथ एक अच्छा तालमेल बिठाना चाहिए। जिस पर जिया बोलती है, तुम चाहते हो कि मैं एक ही समय पर 2 लोगों से प्यार करूं? इसके बाद वोंग उसको ली ग्रुप के 30% शेयर देता है और बोलता है, दूसरे भाई ने मुझे यह तुमको देने के लिए कहा था, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हांग को देखते हैं, जो अपने कर्मचारी के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। हांग उसको देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। जिस पर जिया बोलती है, मैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने आई हूँ और मेरे पास भी इस कंपनी के शेयर हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वह हांग को बोलता है, हम तुम्हें 8 साल पहले हुए मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर रहे हैं, और वे उसको अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद जिया बोलती है, लगता है सीईओ की पोजीशन अब मुझे ले लेनी चाहिए। क्या यहाँ पर बैठे तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वे सभी लोग बोलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। को खोने में तुम्हारा हाथ है? जिस पर वह बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जिस पर वह बोलती है, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और कॉल को कट कर देती है। और तभी हांग की कार के ऑफ ENM रेडियो में एक लेडी बोलती है, आज रात 8 बजे मैरियट होटल में एक बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें एक औरत का हाथ है जो वाइट कलर की कार चला रही थी, जिसकी नंबर प्लेट 666 है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसके पास सोन आता है और बोलता है, मैंने होटल की CCTV फुटेज देखी है, उसकी लास्ट लोकेशन ड्रेसिंग रूम थी। यह सुनकर वह जल्दी से भागकर जाती है और दरवाजे को खोलकर देखती है, जहां पर उसकी बेटी की घड़ी गिरी पड़ी थी। इसके बाद हम सोन और किम की मैरिज की पार्टी को देखते हैं, जहां पर उसका डैड सबका स्वागत करता है। इसके बाद हम हांग को देखते हैं, जिसे वह वाइट कलर की कार मिल जाती है और वह उसका पीछा करके उसे रोक लेता है और उस लड़की को बाहर निकालकर पूछता है, वो बच्ची कहाँ पर है? जिस पर वह बोलती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वह उसकी कार की डिग्गी को चेक करता है, जिसके अंदर वो सूटकेस होता है। इसके बाद हम सोन को देखते हैं, जो अपने सभी दोस्तों का वेलकम कर रहा था और बोलता है, मुझे उम्मीद है आप सभी यहाँ पर समय पर आए हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और वह किम को रिंग पहनाने लगता है। तभी वहाँ पर जिया आकर उनको रोक देती है और बोलती हैं, लिली गायब हो गई है और वो अभी तक नहीं मिली। जिस पर वो सिक्योरिटी बोलती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाकर अपनी बेटी को क्यों नहीं ढूंढती? जिस पर जिया कहती है, मैंने उसे दिन तुमसे पूछा था मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन तुमने बताने से इनकार कर दिया। तो फिर मेरी बेटी की वॉच तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में क्या कर रही थी? जिस पर वो बोलती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम वहाँ पर गई थी, ज़रूर इसको तुमने रख दिया होगा। जिस पर जिया बोलती हैं, हमने कैमरे चेक कर लिए हैं, जब मेरी बेटी उसमें घुसी थी उसके तुरंत बाद तुम और तुम्हारे साथ वो लड़की उसे ड्रेसिंग रूम के अंदर चली जाती है और पार्टी में खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और उसकी बातें करने लगते हैं। इसके बाद जिया बोलती है, तुम यह मत समझना मुझे तुम दोनों के सीक्रेट के बारे में नहीं पता, तुम दोनों की सारी बातें इस वॉच के अंदर रिकॉर्ड हो गई हैं। जिस पर वो सेक्रेटरी सोन से बोलती है, क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी जिया उसके हाथ पर एक निशान देख लेती है और उससे पूछती है, यह तुम्हें कैसे लगा?
जिसे देखकर वह सेक्रेटरी जिया के साथ लड़ना शुरू कर देती है और दोनों एक दूसरे को खींचने लग जाते हैं। तभी सोन अपने डैड से बोलता है, अगर हमें लिली नहीं मिली तो इस मैरिज का कोई मतलब नहीं होगा। यह सुनकर उसका डैड बोलता है, आज जितनी भी मेरी पावर है उसका इस्तेमाल करो और पूरे शहर को ऊपर नीचे कर दो। हर तरफ उस बच्ची को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। तभी जिया को एक कॉल आती है और वह उसे सुनकर भागना शुरू कर देती है और सोन का डैड उस सेक्रेटरी को बोलता है, तुम एक घटिया औरत हो। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो उसे बच्ची के साथ था। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसको बोलती है, ये तुम ही हो जिसने मेरी बच्ची को मुझसे अलग किया है। और अपने बच्चे को बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे साथ रहा करो, पता है मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान हो गई थी। जिस पर सोन बोलता है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, हम हॉस्पिटल के अंदर हैं। और जिया उससे बच्ची से पूछती है, ये डॉल तुम्हें किसने दी? और वो बताती है, यह हैंग ने दी है। जिस पर जिया उसे वह डॉल लेकर हैंग के सामने फेंक देती है और बोलती है, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर हैंग बोलता है, तुमको अपनी बेटी पर दिन के 24 घंटे नज़र रखनी चाहिए। जिस पर जिया बोलती है, इसके बाद अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हम सोन को देखते हैं जो जिया के पास आता है, लेकिन जिया उसको चुप कर देती है और बोलती है, मेरी बेटी अभी सो रही है। जिस पर सोन बोलता है, तुम आज थकी हुई लग रही हो। जिस पर जिया उसको कहती है, और तुम भी मुझे थके हुए लग रहे हो। जिस पर सोन बोलता है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं थका हुआ नहीं लगाऊंगा। तभी अचानक से वह गेट खुल जाता है जिसे वे बंद करते हैं और वो बोलता है, तुम उसको उठा दोगी, तुम्हें शांत रहना चाहिए। और इसके बाद वो उसको प्रपोज करता है और उसका जवाब पूछता है, लेकिन जिया उसको बोलती है, मुझे अभी अपनी बेटी के पास जाना है। और वह अंदर रूम में चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया उठकर सोन के पास आकर बोलती है, मेरी बेटी कहाँ पर है? जब मैं उठी तो वो मेरे पास नहीं थी। जिस पर वो बोलता है, जब तुम सो रही थी वह उठकर नीचे खेलने चली गई है। जिस पर जिया बोलती है, तो चलो उठकर जाओ और मेरी बेटी को लेकर आओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके बदले मैं डिनर तैयार करती हूँ और सोन उसे बच्ची को देखने के लिए जाता है और वो उसको मिल जाती है और बोलता है, तुमको तुम्हारी मॉम ढूंढ रही है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, अब चलकर खा लेते हैं। जिस पर वो बच्ची सोन से पूछती है, यह फ़ोटो मुझे बहुत अजीब लग रही है, यह दो बच्चे मुझे एक जैसे लग रहे हैं और यह दोनों कौन हैं? जिस पर वो कहता है, क्योंकि हम दोनों ट्विन हैं, यह मैं हूँ और यह मेरा भाई है जो तुम्हारा डैड है। जिस पर वह बच्ची बोलती है, ऐसा हो नहीं सकता, यह वाले तुम हो क्योंकि इसने एक पैर में रेड और दूसरे पैर में ग्रीन सॉक्स पहनी हुई है। इसके बाद हम सोन को उसके डैड के पास देखते हैं जो बोलता है, क्या आपको हमेशा से लगता है आप बिना गलती के सब कुछ कर लेते हैं? जिस पर उसके डैड बोलते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? जिस पर सोन बोलता है, क्या आपको पता था मुझे बचपन से कलर ब्लाइंडनेस है और आपने उसको बचपन से ही गलतफहमी में डाल दिया कि वह बर्थमार्क उस पर नहीं मुझ पर है, लेकिन असल में वह उस पर ही था जो अब मर चुका है। जिस पर उसके डैड उस फोटो को लेकर बोलते हैं, जो चीज़ आनी चाहिए वो चाहे पहले आए या बाद में, लेकिन आती ज़रूर है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर उसके डैड को बोल रहा था, तुम्हारे बड़े बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको बोन मैरो की ज़रूरत है। जिस पर उसका डैड बोलता है, क्या वो और थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता? जिस पर डॉक्टर बोलता है, हमारे पास इतना समय नहीं है, वरना वह और बीमार होता चला जाएगा, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता है। अगर हम छोटे भाई का बोन मैरो बड़े भाई के अंदर डाल दें तो बचने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन अगर हम छोटे भाई का हार्ट बड़े भाई के अंदर डाल दें तो बचने के चांस 80% हैं। इसके बाद हम उसके डैड को देखते हैं जो सोन को बोलता है, उसका हार्ट मैंने तुमको दे दिया और उसकी आंखें मैंने तुम्हारी वाइफ को दे दी। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता था, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़ता। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जिसे सुनकर वह कुछ भी नहीं बोलाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सोन को उसकी सेक्रेटरी के साथ देखते हैं जिसे वह बुलाता है, जो भी तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सरेंडर करना होगा। जिसे सुनकर वह थोड़ा पागल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है।
इसके बाद हम जिया को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जो उसे देखने के लिए आती है, लेकिन वह किसी और की बॉडी को सोन समझकर देख लेती है। लेकिन सोन उसके पीछे खड़ा होता है और वह उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वह कहता है, तुम चिंता मत करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था। उसके पास जिया आकर पूछती है, तुमने हमारी मॉम को क्यों मारा? वह तो हमेशा तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और वह जिया से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने की पर शर्मिंदा हूँ। अब हम इन दोनों को सोन के फादर के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो इनको एक फ़ोटो देते हैं। फ़ोटो देखकर जिया को कुछ याद आता है। वह कहती है, मुझे मेरे भाई की आवाज़ याद है और उसने जो कहा था वो, और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया अपने अंकल से मिलने जाती है। वह कहती है 8 साल पहले क्या हुआ था, जिस पर अंकल उसे वाइन पीने को बोलते हैं। वह वाइन पीती है तो अंकल एक्सेप्ट करते हैं कि 8 साल पहले जो भी हुआ था उन्होंने ही किया था, और वो कहते हैं वाइन में भी जहर मिला है, अब वो भी मर जाएगी, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। पर तभी जिया अपने मुंह से वाइन को ग्लास में थूक देती है। ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह कॉल करके कहती है, पुलिस को अंदर लेकर आ जाओ, जिससे उसका अंकल पागल हो जाता है, उसके ऊपर हमला करता है। पर तभी यहाँ पर सोन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम इन दोनों को डॉक्टर के सामने देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर को बताते हैं कि जिया प्रेग्नेंट है। इसके बाद ये डॉक्टर की कैबिन से बाहर आते हैं और उनसे मिलने के लिए एक महान इंसान आता है, जो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बुलाता है, और इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपके ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।